अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। इंतहाई सनसनीखेज मैच का सिलसिला जारी है क्योंकि एक टीम जीत रही है तो दूसरा टीम हारने से पूरा जो पॉइंट्स टेबल है वो इस वक्त शेकन अप हुआ है। और आज के दोनों मैचेस यानी कि अभी जो मैच शुरू हो रहा है 6 बजे कोयटा लाहौर, उसके बाद पेशावर कराची, ये दोनों मैचेस जो हैं वो इस टीम का तयन करेंगे कौन सी टीमें जो हैं वो आगे जाएंगी और कौन सी दो टीमें बाहर हो सकती हैं। कोयटा के लिए तो मस्ट विन मैच है आज का जनाब। तो पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस, आप हेडलाइंस देखिए फिर आके इन दोनों मैचेस से बात करते हैं। तो आज के जनाब दोनों मैचेस से भी बात करेंगे और हमें बड़े स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले आपको जनाब दिखाते हैं कल के दोनों मैचेस में कल जो एक मैच हुआ उसमें बड़ी बाउंड्रीज लगी और इफ्तिखार अहमद छाए रहे, उनके साथ साथ कॉलम मुंद्रो। तो पहले आपको सेगमेंट दिखाते हैं टैंक बाउंड्रीज। तो बड़ी शानदार जीत इस्लामाबाद यूनाइटेड की और कल के मैच के हवाले से एक और सेगमेंट देखिए ओमोर मैन ऑफ द मैच। और जनाब क्रिकेट की जब बात हो तो दागो के चैंपियन मोमेंट्स तो फिर उनका ख्याल जहन में आ ही जाता है और खासतौर पर डाइव्स हो, रन आउट, खिलाड़ी खूब जान मार रहे होते हैं और ऐसी मोमेंट जो कल के मैच में थे उसके हवाले से सेगमेंट देखिए सर्फ एक्सेल दागो के चैंपियन मोमेंट्स। तो जनाब दोनों मैचेस के हवाले से आज बात करें तो कोक प्रेडिक्टर है हमारा अब नेक्स्ट सेगमेंट। और कोयटा और इसके साथ साथ लाहौर का जो मैच है क्योंकि आंद्रे रसल भी नहीं है, फाफ डु प्लेसी नहीं है, तो मेरी तो प्रेडिक्शन जो है वो आज लाहौर कलंदर के साथ ही होगी, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दूसरा मैच जनाब पेशावर कराची, यकीनी तौर पर बड़ा टफ मैच होगा और इस मैच में कामयाबी दोनों टीमों के लिए इक्वली अहमियत के हामिल है। तो इस मैच के लिए मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जो है वो थोड़ा फेवरेट रहेगा क्योंकि उनके पास एक बेहतर जो है वो पेस बॉलिंग अटैक भी है। कराची को अपनी बॉलिंग पे जो है काफ़ी काम करना पड़ेगा, तो पेशावर ज़ल्मी माइट बी द फेवरेट टीम फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। और इसी तरह अगर हम बात करें अब आज के मैच की तो जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स आज का मैच जीत जाए, क्योंकि अगर वो आज का मैच हारते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनाब कल के अगर मैच की बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो कल शानदार जीत हासिल की और उसके जो मरकजी किरदार बल्कि दोनों मैचेस में लाहौर के खिलाफ जब बिल्कुल टीम 20 पे 5 विकेट गिरवाने के बाद बिल्कुल जो है बुरी तरह परेशानी से दो चार थी, तो वहाँ भी और कल भी जिस शख्स ने रेस्क्यू किया इफ्तिखार अहमद इस वक्त हमारे साथ अबू धाबी से जो है वो डिजिटल लिंक से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक सर, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत मुबारक। और मैं तो सबसे पहले पूछूंगा इफ्तिखार भाई कि आप हों या आसिफ अली हों, कुछ फैंस की तनकीद भी होती रहती है, बातें हो रही थी, बट ये जो आपकी इनिंग्स है सर, इसने हमने देखा कि आपके बहुत सारे नए फैंस जो हैं वो हमने कल आपके हक में बात करते हुए देखे। तो आपको भी खुशी है कि दोनों इनिंग्स बड़ी मुश्किल वक्त में खेली गई और फैंस भी बड़े खुश हैं, जो खैर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी बैटिंग का स्टाइल या जो भी है, लेकिन मुझे दोनों इनिंग्स ने आपको बिल्कुल जो है ना वो सबका फेवरेट बना दिए। जी, पहले तो सबसे पहले एज ए प्रोफेशनल आपको हर फेज से गुजरना पड़ता है। लोग अगर बुरा टाइम आता है तो लोग तनकीद भी करते हैं और अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो फिर उनके आपको क्रेडिट भी मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो टीम है, जितने भी हमारे प्लेयर हैं, क्योंकि हम एज ए यूनिट खेल रहे हैं और जब आप एज ए यूनिट खेलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि बॉलर अपने जान लगाते हैं, बैटिंग में ऊपर से भी रन हो रहे थे, नीचे से आसिफ ने भी रन किए और दोनों मैचों में मैंने भी परफॉर्म किए। तो इंशाल्लाह जो कम्बिनेशन हमारी बनी हुई तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इफ्तिखार, दोनों इनिंग्स आपकी बड़ी मुश्किल वक्त में थी, स्पेशली पहली वाली, क्योंकि वहाँ तो 5 विकेट गिरने के बाद ऑलमोस्ट लग रहा था कि मैच ही हाथ से निकल जाएगा और कल ऑब्वियसली बहुत बड़ा टारगेट था। तो दोनों इनिंग्स को आप कैसे रेट करेंगे? और ज़्यादा खुशी होती है ना जब आप मुश्किल वक्त में टीम के लिए काम आ जाएँ, और ये इनिंग्स जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फैंस ने इसको अच्छा रेट किया है और बहुत पॉजिटिव बात हो रही है आपकी दोनों इनिंग्स के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं हमेशा प्रेशर के टाइम को थोड़ा एंजॉय ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जितने भी हम मेरे क्रिकेट या मेरे मैचेस उठा के देखे तो मैं प्रेशर सिचुएशन में जाता हूँ। क्लब से मेरी यही आदत है कि मैं क्लब में भी इसी तरह प्रेशर में जाके मैं हैंडल करता हूँ। इसी तरह मैं डोमेस्टिक में भी अगर आप देख ले तो मैं SNGPL से खेलता था और उसके बाद रीजन से भी खेला हूँ, उधर पाकिस्तान से भी जितने भी मैं मैचेस खेला हूँ, तो मैं खुद अपने जहन से पहले बनाया कि ये मैं प्रेशर की सिचुएशन में जाऊँगा। तो इसका मैं खुद भी अपने आप को मतलब और टीम को मतलब क्रेडिट देता हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे चांस दिया और अल्लाह पाक ने कामयाबी। अच्छा, आप और आसिफ जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में बैटिंग कर रहे थे तो दोनों
ऑब्वियसली आसिफ अली भी अभी रिसेंटली टीम में शामिल थे, बट आप भी शामिल नहीं है, तो ये कितना प्रेशर होता है इफ्तिखार के जब पाकिस्तान टीम में शामिल हो तब भी, जैसे कुछ लड़के भी सिलेक्ट हुए हैं, या जब आप नहीं भी होते और ऐसी सिचुएशन आ जाए, फिर PSL की बात नहीं होती, फिर फैंस ये भी देख रहे होते हैं कि नेशनल टीम में कौन है, कौन नहीं था या आ सकता है, तो ये सारी बातें हैं क्या आप पे असरअंदाज होती हैं? और स्पेशली जो आसिफ और आपकी इनिंग थी वो बहुत रिमार्केबल थी इस लिहाज से कि बहुत अंडर प्रेशर टीम भी थी, और शायद मैं कह सकता हूँ अगर आप इसकी तस्दीक करें कि बैट्समैन भी अंडर प्रेशर होता है जब नेशनल टीम में नहीं होता और उसको कमबैक करने के लिए एक बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो क्रिकेट में जब आप सबसे पहले पाकिस्तान खेलते हो तो थोड़ा मतलब इजी होता है, क्योंकि आप डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आते हो तो पाकिस्तान लेवल पे, फिर अगर आप ऊपर से फिर नीचे आते हो फिर आपके लिए कमबैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्रिकेट में अप एंड डाउन आता रहता है, और इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल की तरह हम खेलेंगे। ठीक है, तो आसिफ और आपकी क्या बात हुई थी जब 5 विकेटें गिर गई और बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है, राशिद खान दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस, और इसी तरह उनके पास बहुत एक्सपीरियंस जेम्स फॉकनर भी हैं, तो कहाँ रेट करते हैं आप इफ्तिखार अपनी इस इनिंग को और आसिफ के साथ जो पार्टनरशिप थी, क्योंकि ये दुनिया के बड़े अच्छे T20 बॉलिंग अटैक के खिलाफ परफॉर्मेंस हुई? देखो, हमने सिर्फ एक ही प्लान किया था कि पहले हमने विकेट पे थोड़ा टाइम लेना है, और उसके बाद मैंने आसिफ को यही प्लान दिया था कि आप थोड़ा खुल के खेलो और मैं लास्ट तक जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो टेल आ रहे थे तो उसमें थोड़ा मसला था, तो इसलिए मैंने आसिफ को विकेट पे आके वो सेट हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसा होता है प्रेशर सिचुएशन में, आपको प्रेशर को हैंडल करना है, सिचुएशन को देख के फिर उसी तरह आपने खेलना है, तो वही हुआ, सिचुएशन के मुताबिक हम। ठीक है, पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं इफ्तिखार भाई, ब्रेक से वापस आकर आपके जो आने वाले मैचेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर जो लीग की इस पर सिचुएशन बनी हुई है, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, इस पर आपकी राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए दोनों मैचेस के हीरो इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, आप बात करते हुए बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, बड़े काम हैं, मुझे लगता नहीं है कि आप पे किसी किस्म की तनकीद या प्रेशर का असर होता है, हालांकि इंसान कोई भी होता ज़रूर है, बट फिर भी अगर मैं आपसे पूछूँ, जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बातें हो रही होती हैं, मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे प्लेयर्स की जब परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है, पढ़ते हैं कभी आप फैंस के लिए? आज मैं चाह रहा था कि इसी आज स्पेशली जब आपकी परफॉर्मेंस हुई है, ज़रूर आपसे पूछूं कि फैंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जब वो जज्बाती होकर तारीफ़ें भी करते हैं बट बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, आप कैसे लेते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इस सारे मामले को? देखो, फैंस के लिए तो मेरा यही है कि जो भी प्लेयर है ना क्रिकेट में, अप एंड डाउन आता है एज ए प्रोफेशनल, जिस तरह अच्छे टाइम में आप उसको सपोर्ट करते हो, तो फिर आप फैंस को यही भी करना चाहिए कि जो प्लेयर पे थोड़ा टाइम आता है उससे परफॉर्म नहीं होता, तो उनको उस टाइम भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, एज ए प्रोफेशनल आप उस पर तनकीद कर सकते हो, मगर बाज़ अपने ज़ाती उस पर नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मेरा यही राय है कि फैंस को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो इफ्तिखार भाई, ट्वीट हो या फेसबुक हो या सोशल मीडिया, ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेटर का ज़्यादा वक्त तो ग्राउंड में गुजरता है या ट्रेनिंग में गुजर होता है, बट क्या पढ़ते हैं जाकर आप, या और इसका कुछ असर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव खिलाड़ियों पर? खैर, सोशल मीडिया तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत अच्छा करते हैं। लाजमी बात है, जो प्रोफेशनल होता है वो अपने उस पर लाजमी बात है थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि तो सारे लोग बातें करते हैं तो उसके माइंड में बहुत से बातें चलती रहती है फिर मैचेस के दौरान भी, और मैं तो खुद सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। ठीक है, अच्छा, बैटिंग करते हुए कल बहुत सारे लोगों ने बात की, मैंने भी देखा कि आपको जो बैटिंग स्टांस है, खेलने का स्टाइल, कुछ स्ट्रोक्स भी आपके, मिसबाहुल हक जो हैं हमारे साबिक कप्तान और हमारे इस पर जो हेड कोच हैं, काफ़ी हद तक आप उनसे रिजम्बलेंस रखती है आपकी बैटिंग करते हुए, तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बैक भी किया हमेशा, जैसे आपने SNGPL का भी जिक्र किया। इसी तरह अगर हम बात करें
जब T20 में थे तो आपको उन्होंने काफ़ी मौके दिए, और तो समझते हैं मिसबाह-उल हक का जो आपकी कैरियर पे इन्फ्लुएंस है और काफ़ी मरतबा वो आपको बड़ा हाई रेट कर चुके हैं। खैर काफ़ी इससे पहले तो ये कि मिसबाह भाई, मैं एज इंसान एज ए प्लेयर में बहुत ज़्यादा मतलब उसको फॉलो करता हूँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगर आप मौके की बात करते हो तो मैंने जितने परफॉर्म डोमेस्टिक क्रिकेट में किया है उसके तो मेरे मेरे ख्याल में आने का हिसाब भी मुझे वो नहीं मिला है। जैसे मैं पाकिस्तान मतलब कि उसके लिए आया हूँ, अगर मेरे परफॉर्म उठा के देखे तो मैंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने वनडे खेले, उसमें मैं 2 में मैं मैन ऑफ द मैच रहा हूँ, फिर T20 देखो मैंने 2-3 मैचेस में फिनिश किए। तो खैर ये तो बात होती रहती है कि ये उसको वो करता है, ये इसको करता है। तो मिसबा भाई की बात है, हाँ ये बात सही है कि मैं एज ए प्रोफेशनल एज ए क्रिकेटर उसको बड़ा फॉलो करता हूँ। चलिए ज़बरदस्त। अब इस बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो बड़ी अच्छी पोजीशन है जनाब आपकी टीम की, और कुछ जानना चाहूँगा इफ्तिखार भाई, अजीब कुछ मैचेस के रिजल्ट आए हैं, कई रन डिफेंड हुए हैं, कई जैसे आपने हाई रन चेस कर लिए कल, तो विकेट को कैसे रेट करेंगे इफ्तिखार भाई? पाकिस्तानी बैट्समैनों की कारकर्दगी उनमें से आप सबसे ज़्यादा नुमाया हैं, बाकी गैर मुल्की खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहे हैं, बट आप पिचेस को देखते हुए कैसा देख रहे हैं, ये पिच कितनी चैलेंजिंग है, और जैसा आपने परफॉर्मेंस किया तो राज क्या है इस विकेटों पे अच्छे रन बनाने का? असल में इस विकेटों पे थोड़ा, हमारे विकेटों पे थोड़ा अलग है ना, इन विकेटों पे थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, और टाइम लेके फिर रन आप खुद ब खुद बन सकते हैं। तो मेरा तो सिंपल यही प्लान होता है कि मैं जाके थोड़ा टाइम ले लूँ, टाइम लेके डॉट बॉल ना खेलूँ, और उसके बाद अपना नेचुरल स्टाइल से खेलूँ। ठीक है इफ्तिखार भाई, आखिरी आपसे सवाल, और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अभी आपके लिए भी इनमें है कि टीम तो पहले अनाउंस होगी PSL से पहले, एक तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या खिलाड़ी पर इसका असर होता है? हालांकि ये एक लॉजिस्टिकल और वीज़े का एक टेक्निकल इशू था, इसमें आई थिंक सब कोई हम एग्री करते हैं कि इसमें PCB का डिसीजन जो है वो एक मजबूरी में डिसीजन लिया गया, बट इसका खिलाड़ियों पे क्या कोई असर होता है? और दूसरा, अब 8 मैचों में तो आप अवेलेबल नहीं होंगे, या बहुत सारे प्लेयर जो PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाके मौका मिलेगा, तो पुरुम्मीद है कि एक अच्छा कमबैक आपका दोबारा हो जाए? बहुत सारे लोग अब आपके बारे में बात कर रहे हैं। असल में टीम अनाउंस हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी ख़त्म नहीं हुई अभी। हम एज ए प्रोफेशनल मेहनत करते, अपने हार्ड वर्क करते, स्किल वर्क पे काम करते, और अगर आप गए अनाउंसमेंट का तो हर प्लेयर वो इसलिए नहीं करता कि मैं इस टूर में आऊँगा, उसका फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि मैं फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के साथ रहूँगा। और जो भी प्लेयर है उनके लिए मेरे तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस है, वो अच्छा खेले, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, ये खुशी की बात होगी हमारे। ठीक है इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं, इसी तरह कंटिन्यू करें, आपके लिए और आपकी टीम के लिए बड़ी बेस्ट हमारे लिए हमारे पास। और इसी तरह अब पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर जो टॉपिक है उनमें बात करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। और अगर आज के मैच में बात करें तो पहले लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स, फाफ डु प्लेसी ऑफिशियली रूल्ड आउट है, इस मैच से भी आंद्रे रसल वापस जा चुके हैं। इसके बाद जनाब पेशावर और कराची का मैच बड़ी अहमियत कामिल है, तो बड़ी हद तक अबू बकर अगर हम देखें तो जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है उसके लिहाज से आज के दोनों मैच बड़ी हद तक क्लैरिटी ले आएंगे। कोयटा को तो मस्ट विन जो है वो यहाँ पे जीत की ज़रूरत है, पेशावर और कराची का मैच भी उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम पहले पेशावर और लाहौर कलंदर्स की बात करें, लगता है कि PSL बिल्कुल उलट हो गई है वकर, क्योंकि 3 साल पहले लाहौर इस पोजीशन में होता था और कोयटा डोमिनेट कर रही होती थी, बट लगता है कि PSL ने पूरा 360 डिग्री टर्न मारा है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोयटा के मसले कैसे हैं और क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। एशियंस की खास तौर पर पहले 4 सीजन्स के बाद वो बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ गई थी, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया पहले 4 सीज़न के अंदर और अच्छी क्रिकेट खेलने की सामने नज़र आई। लेकिन जो लास्ट 2 सीज़न है, PSL सीज़न 5 और PSL सीज़न 6, हालांकि PSL सीज़न 5 के भी पहले 5 मैचेस में से कोयटा ने सिर्फ मेरे ख्याल से 1 मैच हारा था, 1 ड्रॉ किया था और 3 जीते थे, लेकिन अगले 5 में से वो सिर्फ 1 मैच जीत सके थे, जहां से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। और PSL 6 के अंदर हमें वही जो है वो रवायत दिखाई दी कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से।
कुछ खास क्रिकेट नहीं देखने में नजर आई। सरफराज अहमद को हम देख रहे थे लास्ट मैच में गफ्फार, उनका भी ज़रा मोराल मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा था। हालांकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अग्रेसिव नजर आते हैं फील्ड के अंदर, लेकिन अब शायद उतने अग्रेसिव भी दिखाई नहीं दे रहे। आपको वजह क्या दिखाई देती है? क्योंकि केवन पीटरसन हो या शेन वॉटसन हो, जब तक ये दोनों प्लेयर थे तो चारों PSL में बड़ा डोमिनेट किया। यूई के अंदर सबसे कामयाब टीम थी, अलॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। टाइटल बहरहाल पाकिस्तान में जीते। लगता है कि आपको क्या है कि क्या मसला है मेन? और फिर नदीम उमर साहब को तो पिछले मैच से पहले ही ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा जी वो बड़ा फैन से जो है वो उन्होंने कहा कि वो इस पूरी शिकस्त की जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। और लगता है कि जैसे आंद्रे रसल और फाफ डु प्लेसी की जो इंजरी या आंद्रे रसल का जाना बगैर खेले, एक मैच ही सिर्फ वो खेले, इसने रही सही जो कमर है वो भी तोड़ दी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आंद्रे रसल तो आए 2 मैचेस के लिए थे, वो दूसरे मैच में भी अवेलेबल नहीं। फिर अब फैफ की जो इंजरी हुई है वो भी आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि केवन पीटरसन और शेन वॉटसन, इसके साथ साथ अगर 2 प्लेयर्स और बात करें पहले 4 सीज़न में तो अहमद शहजाद और उमर अकमल कोयटा ग्लैडिएटर के साथ थे, लेकिन वो भी अब कोई उस तरह अवेलेबल नहीं है। उमर का आपके सामने मसला है, अहमद शहजाद बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिर उनको हाथ पे इंजरी भी आई जिसकी वजह से वो इस सीज़न में तो किसी भी टीम के अंदर कंसीडर ही नहीं किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा शैटर हुई कोयटा ग्लैडिएटर की टीम। और जिस तरह तवक्कुआत थी उनके बॉलिंग से, खासतौर पे यंग फास्ट बॉलिंग बैटरी जो उन्होंने अपने साथ रखी थी, जिसके अंदर मोहम्मद हसनैन थे, नसीम शाह थे, इन दोनों प्लेयर्स ने भी कोयटा को मेरे ख्याल से काफी मुझे प्रॉब्लम दिखाई देता है। अगर आप शिनवारी को देखें, नसीम शाह को देखें, हसनैन को देखें, इनएक्सपीरियंस है। और अगर हम पाकिस्तान टीम में भी देखें तो इनकी भी कोई परमानेंट स्लॉट नहीं है। नसीम भी आउट हो गए, शिनवारी भी आउट हैं, ऑब्वियसली हसनैन जो है वो T20 में बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि एक बड़े अच्छे फ्रंट लाइन सीमर की कमी महसूस हुई। डेल स्टेन शायद वक्त गुजार चुके हैं, बड़ा नाम तो थे, बट कभी भी कोयटा की टीम का बॉलिंग अटैक हमें एक स्टेबल नहीं लगा, जो कि एक T20 टीम का खासा होता है कि उनके पास लीडर ऑफ द अटैक होता है, बाकी प्लेयर्स उसके अराउंड परफॉर्मेंसेस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है गफ़ार। पहले इमर्जिंग के अंदर हमने देखा था कि हसान खान जो कि पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कैप्टन भी रहे, वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इम्पैक्ट डालते थे, साथ मोहम्मद नवाज़ इम्पैक्ट डालते थे। तो अब मोहम्मद नवाज़ को वाइस कैप्टन तो बनाया गया है, लेकिन उस तरह परफॉर्मेंस ना ही मोहम्मद नवाज़ की तरफ से आ रही है, ना ही कैप्टन सरफराज अहमद की तरफ से आ रही हैं। तो पूरी टीम का जो मोराल है वो मैं समझता हूँ कि इस वजह से भी डाउन है कि उनके सीनियर प्लेयर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और जिस तरह जिम्मेदारी डाली गई आज़म खान के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये जो लेग है अबू ज़बी वाली, इससे बिल्कुल कबल उनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, तो वो एक जो उनके ऊपर इनिंग्स पेंडिंग थी वो अभी तक दिखाई नहीं दी। मज़ीद हमें उनका कॉन्फिडेंस, मुझे तो खास तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर का शैटर होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनके पास ना ही डेप्थ में हमें हार्ड हिटर्स नज़र आ रहे हैं, ना टॉप ऑर्डर में हमें कोई तेज़ खेलने वाले दिखाई दे रहे हैं। लास्ट मैच हम देखा उस्मान खान और साइम अयूब ने थोड़ी मुजामत की, लेकिन उस वक्त तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था जिस रन रेट के हिसाब से वो चल रहे थे, जिस स्ट्राइक रेट से उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। तो थोड़ा सा मिस मैनेज किया है कोयटा ग्लैडिएटर ने। और नदीम उमर साहब ने, जिस तरह आपने कहा, ट्वीट भी किया, मैच से पहले कर दिया, तो अब उनको अगले सीज़न के लिए सोचना होगा। ये अब मेरा नहीं ख्याल कि कोयटा ग्लैडिएटर के पास कोई चांस है कि वो PSL के अंदर बाउंस बैक करे। बहुत ही अजीब किस्म की अगर कोई सूरत हाल बनती है, जब तक मैच होता नहीं है वो बकर, तो फैन अट्रैक्शन के लिए कहिए या कम अज़ कम मेरी खुशफहमी या ऑप्टिमिस्टिक किस्म कह लें कि मैं फिर भी उम्मीद रखूँगा कि T20 टीम किसी की भी हो, चाहे कंट्री की हो या फ्रेंचाइज की, एक रहता है चांस, क्योंकि ये छोटा फॉर्मेट है। 1 इनिंग 2 इनिंग भी मैच का पासा पलट देती हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है उसमें कोयटा के प्रॉब्लम वर्स्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रही सही कसर अब फाफ डु प्लेसी की एब्सेंस ने भी पूरी कर दी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। दूसरा मैच है अबू बकर पेशावर और कराची का। दोनों ही टीमें आखिरी मैच में ज़ख्म खाकर आई हैं और अच्छा खासा जो है वो आगाज़ हो गया था पेशावर का, लेकिन वो भी हारे ऑब्वियसली इस्लामाबाद से, और फिर हमने देखा कि मुल्तान से हारे। और फिर कराची का कल की जो शिकस्त है, आई थिंक उसने तो उनको बुरी तरह हिलाया होगा। आई थिंक दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि एक के 6 पॉइंट हैं कराची के, पेशावर के 8 हैं। पेशावर आज का मैच जीतता है तो समझ लें कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया। बट कराची की टीम में है कैपेबिलिटी अबू बकर, क्योंकि बाबर, शर्जील, इसी तरह मोहम्मद आमिर, मार्टिन गुप्तिल, तो हमेशा पेशावर ने कुछ अरसे में मैं देखा है कराची ने पेशावर को थोड़ा टफ टाइम दिया। मोहम्मद आमिर स्पेशली, अगर आपको याद हो, बड़े अच्छे विकेटें निकाल लेते हैं पहले 2-3 ओवर में। तो दिस गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, कराची का जो मसला चल रहा है, कराची के अंदर भी इस वक्त बॉलिंग का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मोहम्मद आमिर जो उनके स्ट्राइक बॉलर थे वो विकेट लेस हमें दिखाई दे रहे हैं, और तो कोई ख़ास इम्पैक्ट भी उन्होंने इस PSL के अंदर हमें उनका दिखाई नहीं दिया। उनके साथ वकास मकसूद जो कि नेशनल T20 और डोमेस्टिक इवेंट्स के अंदर तो शानदार कारकर्दगी दिखाते रहे, खासतौर पर इस लिमिटेड इवेंट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, लेकिन PSL के अंदर उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस भी सामने नहीं आई। फील्डिंग ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। और आज जो सेकंड मैच होगा जो कराची और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाना है, इसके अंदर मेरा ख्याल है कि टॉस भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइटल होगा, बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ गई थी, जिसका एतराफ़ पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने भी किया कि ज़रूरत से ज़्यादा ड्यू इस वक्त दिखाई दे रही है। अबू धाबी के अंदर जो पहला एक हफ़्ता था गफ़ार, उसके अंदर थोड़ा सा फिर भी हवा चल रही थी, ह्यूमिडिटी ज़रा कम दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जा रही है, हवा भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो रात के पहर के अंदर जो दूसरा डबल हेडर होगा, उसके अंदर टॉस जीतने वाली जो टीम होगी उसको बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एडवांटेज होगा। अगर वो बैटिंग करके 150 160 प्लस स्कोर करते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि जो सेकंड बॉलिंग होगी उनको मुश्किल हो सकती है बॉलिंग करने में। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि वाइटल होगा टॉस, लेकिन कराची किंग्स से जो तवक्कुआत हैं वो थोड़ा उनको तवज्जो देनी होगी अपनी फील्डिंग के ऊपर, थोड़ी उनको तवज्जो देनी होगी बॉलिंग के ऊपर, और ख़ास तौर पर मोहम्मद आमिर के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। लास्ट मैच में भी हमने कल जो देखा, इफ्तिखार के साथ वो थोड़ा मुठ बीट गए थे, हालांकि उस वक्त इस ऐसी पोजीशन में आ गई थी कराची किंग्स, और जिस तरह डोमिनेट किया इफ्तिखार अहमद ने इस्लामाबाद की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा काम डाउन रखना चाहिए था, लेकिन थोड़ी स्लेजिंग भी की गई कराची किंग्स की तरफ से। मोहम्मद आमिर का जो जिक्र किया, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कल जो चली, मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान उनसे मिले, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैंने इसमें थोड़ी अपनी रिसर्च की, मार्च में ये मुलाकात हुई थी। ऑब्वियसली चंद महीनों बाद जो है उसको बताया गया है, आमिर ने इसको रिवील किया, बट चीफ एग्जीक्यूटिव खुद गए हैं ऐसे प्लेयर के पास जो कि तनकीद करके रिटायरमेंट ले चुका हो। क्या इसको आपका क्या तज़किया है, क्या इसके पीछे महरक़ात हैं? देखिए, 4 महीने पहले ये मुलाकात हुई थी, और इसका रिसेंटली कोई मोहम्मद वसीम खान जो है वो रिसेंटली नहीं मिलने के, बल्कि 4 महीने पहले ये मुलाकात हुई थी लाहौर में। एक बार इनके घर पे हुई, दूसरी बार गुलबर्ग के अंदर वसीम खान ने इनको बुलाया और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई लाहौर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि आज दोनों मैचेस में कौन सी टीमें कामयाब रहती हैं, क्योंकि आज के दोनों मैचेस के बाद ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि जो PSL के प्ले ऑफ है उसमें कौन सी 4 टीमें आगे जा रही हैं और कौन सी 2 टीमें मुमकिन तौर पर बाहर हो सकती हैं। और कल प्रोग्राम में इन्हीं मैचेस के हवाले से मज़ीद तबसरा और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।